Hello, my dear CS executive students. This is Professor Praveen Baldua from ProWing CS. Welcome to my lecture. Friends, आज मैं आपके साथ दिसंबर 2020 का डायरेक्ट टैक्स का पेपर एग्जाम पेपर डिस्कस करने वाला हूं, बट इन समथिंग न्यू पैटर्न नाउ फॉर योर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कोर्स. नाउ अब ये पेपर जून 21 स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट जून 21 एग्जाम देने वाले हैं वो रेफर करने वाले हैं. आई नो दैट इनसे उनको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. बट नाउ एंड आई एम डूइंग दिस एनालिसिस चैप्टर वाइज. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, मैंने पूरे एग्जाम क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज में डिवाइड किया है. अब आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैंने एज इट इज पेपर डिस्कशन किया तो जून 21 स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं समझेगा. द होल पेपर इज जम्बल्ड अप एंड अभी तक आपने पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ा नहीं है, यू आर गोइंग थ्रू, तो फिर मेरा वीडियो सबसे एंड में काम आएगा, है ना. इसलिए मैंने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया है सो दैट वंस यू कंप्लीट एनी चैप्टर so that you can refer that particular questions and you can solve it on your own. Am I correct? Now, yes, this idea I have got from my students. I'm thankful to my students who gave me this idea कि यार सर आप चैप्टर वाइज ही वीडियो को एनालिसिस करें तो हम थोड़ा देख पाएंगे. ये भी बात सही थी. Now, तो मैंने उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज डिवाइड किया है. इससे आपको ये भी समझेगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा गया. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फटाफट ठीक है पेपर को डिस्कस करूंगा, फास्ट सॉल्व करूंगा एंड कंप्लीट कर दूंगा. ओके अच्छा, ये पूरा सेम पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, दिस विल गोइंग टू गेट इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक और चीज गाइज, इस बार जो दिसंबर 20 का पेपर आया था वो बहुत ही डायरेक्ट था एंड एवरीथिंग वाज फ्रॉम मॉड्यूल. थियोरेटिकल क्वेश्चंस, केस लॉज भी आए थे. नाउ वो सारे मॉड्यूल्स का मैंने पिक्चर्स भी यहाँ पे पोस्ट किया है एंड आई विल गोइंग टू गिव यू द पेज नंबर्स आल्सो. लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है, जस्ट इट्स नॉट अ पेपर सॉल्विंग, यू विल गो टू गेट एन आइडिया फ्रॉम वेयर व्हाट टू रेफर. लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स वो है डायरेक्ट टैक्स एट ग्लांस. ये आपका चैप्टर नंबर 1 है मॉड्यूल में. इसके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नाउ 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स. अब देखो, पहला क्वेश्चन है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. अब मेरी बात सुनो. नाउ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, इज अ बेस्ट फीचर्स कि एक टैक्स सिस्टम किसी भी कंट्री में किस तरीके से होना चाहिए. उसके 4 कैनन्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं. नाउ वो 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे आपके ICSI मॉड्यूल में पेज नंबर 5 पे. यस, मैंने यहाँ पे फोटो भी रखी है कैनन्स ऑफ टैक्सेस, दिस यू कैन स्टडी नाउ. और ये सेम फोटो आपके मॉड्यूल से ही ली है मैंने. ठीक है, नाउ देयर आर 4 कैनन्स: कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस. ठीक है, नाउ टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए पब्लिक के लिए. नाउ अब सुनो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन से टैक्सेशन के कैनन्स हैं. ठीक है, नाउ तो देखो, इसमें पहला पॉइंट है कैनन ऑफ इक्विटी. यस, ये कैनन है. कैनन ऑफ इकोनॉमी, ऑफ कोर्स ये भी है. नाउ कैनन ऑफ अनसर्टेनिटी, नो, कैनन ऑफ सर्टेनिटी शुड बी द feature. Canon of non-convenience, no, canon of convenience should be the feature. And canon of certainty, मतलब out of this 4 canons there are 3 points given in this option. Am I correct? तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ. तो A is the answer. बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन. ये आपको मिल जाएगा आपके ICSI मॉड्यूल के पेज नंबर 5 पे. चलो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा ना, सुनते जाना. Just refer the questions. अब देखो, second question, CBDT, Central Board of Direct Tax, is a statutory authority for providing essential inputs for policy and planning of direct taxes. Of course, you people know Central Board of Direct Tax, बराबर, is managing the whole direct tax system of the country. बराबर है, उस डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया गया है. Now in India, but सवाल है कि पूछना क्या चाहते हैं, is also responsible for administration of direct tax. ठीक है, ये तो पता ही है. Now कि उनको डायरेक्ट टैक्स के सिस्टम को मैनेज करने के लिए रखा गया. लेकिन डायरेक्ट टैक्स लॉ थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इज फंक्शनिंग अंडर, एक लाइन में बोलूं, बहुत ज्यादा खींचा है, CBDT डिपार्टमेंट किसके अंडर फंक्शन करता है. तो आपके ऑप्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट, टैक्स फोर्स FATF, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. तो फ्रेंड्स आंसर है डी. सर ये क्वेश्चन तो कहां से पढ़ा है हम लोगों ने ना, मैं बताता हूं. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में देखो, लेसन 1 मैंने वो भी रखा हुआ है. लेसन 1 पेज नंबर 21 पे आपको मिल जाएगा. पेज नंबर
21 पे एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पूरा उसको फोटो निकाल के रखा है, देखो क्या लिखा है। The bifurcation was brought about constitution of two boards under section 3 of Central Board of Revenue Act 1963. बाकी का पूरे पैराग्राफ पढ़ते रहना। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, एम आई करेक्ट? नो, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 1 में 2 एमसीक्यूज, इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना फ्रेंड्स। Now, after this, second question is residential status. Chapter 2, residential status. Residential status में से भी 2-3 questions पूछे गए हैं, जरा देखो क्या लिखा है। Shane Warne, an Australian cricketer, okay, coming to India regularly. वो रेगुलरली इंडिया आता है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इसका मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है। फॉर प्लेइंग डिफरेंट लीग मैचेस सिंस अप्रैल 2012, अप्रैल 2012 से वो हर साल इंडिया आ रहा है। वो स्टेइंग इन इंडिया इन ईच ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर 100 डेज। फ्रेंड्स, वो 2012 से हर साल 100 डेज इंडिया में रहता है। His residential status for previous year ended on 31st March 2020 relevant to AY 2021 shall be। आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। अब मेरी बात को जरा सुनो, ये जो पेपर था दिसंबर 20 का था, मतलब उनके लिए पीवाई था 1920, बट जून 21 स्टूडेंट्स के लिए पीवाई है 2021। एम आई करेक्ट? तो मैं ना यहां पर ईयर्स को चेंज कर देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन यही था। तो सुनो, ये 12 will become 13, this 20 will become 21 and AY will become 21, 22, एक साल आगे बढ़ जाएगा फॉर जून 21, 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर पे कोई असर नहीं आने वाला। नाउ लिसन, अब देखो शेन वॉर्न 2013 से बराबर है, ओरिजिनली 2012 से, पर मैंने 2013 कर दिया फॉर जून 21 स्टूडेंट्स। ठीक है, हर साल 100 डेज आता है। अब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट पता होगा, बराबर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों चीजें चेक करनी पड़ती है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो फर्स्ट वी गोइंग टू चेक बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहता है कि असेसी शुड स्टे इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर, बराबर है। लेकिन इन पीवाई मतलब अपने लिए 21, 22, दिसंबर वालों के लिए 2021। ठीक है, तो कितने दिन रहा? 100 डेज, क्योंकि वो हर साल सिर्फ 100 दिन आता है। तो कैन आई से दिस कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड? अग्री? कोई बात नहीं। तो रूल्स ये कहते हैं पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा चेक करो। तो दूसरा कंडीशन है कि करंट ईयर में 60 डेज रहना चाहिए, एम आई करेक्ट? लेकिन वो बंदा कितने दिन रहा? 100 डेज। तो मतलब फर्स्ट ए कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन सिर्फ ए से चालू बराबर कुछ भी नहीं होगा। आई हैव टू चेक द अनदर वन आल्सो। 365 डेज इन लास्ट 4 पीवाईज, पिछले 4 साल में बंदा 365 डेज उससे ज्यादा रहना चाहिए, एम आई करेक्ट? लेकिन ये तो हर साल 100 दिन आता है, तो पिछले 4 साल में कितने दिन आया होगा? 400 डेज। तो कैन आई से बी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, हाँ कि ना? मतलब आउट ऑफ 2 बेसिक कंडीशन 1 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब बंदा डिक्लेयर्ड रेसिडेंट, ये तो श्योर हो गया। लेकिन अब रेसिडेंट डिक्लेयर होने के बाद यू हैव टू चेक इज एडिशनल कंडीशन टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, राइट? नाउ अब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए यू हैव टू चेक देयर एडिशनल कंडीशंस। अब एडिशनल कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि पर्सन इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 7 पीवाईज। पिछले 7 साल में बंदा 730 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन ये बंदा तो हर साल 100 दिन आता है, तो पिछले 7 ईयर्स में 700 डेज आया होगा, है ना? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब देखो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए एडिशनल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब पहली सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी नॉट चेक्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बंदा डिक्लेयर्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका स्टेटस क्या बन गया? आर बट NOR, बी इज द आंसर। अरे बराबर ऑल ऑफ यू। नाउ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, मजा आ गया टेक्स्ट का पेपर देख के। अब देखो, नाउ ये कंपनी का पोएम का डेफिनेशन, ठीक है, POEM। A company shall be said to be engaged in activity business outside India, ABOI, if the passive income is not dash of its total income and dash of its total assets are situated in India। रेसिडेंशियल स्टेटस में कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस बराबर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नाउ एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का जिसका डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, उसने आंसर दिया होगा। और तो सर इसमें डायरेक्ट क्या है बताता हूं, इधर आओ। एज इट इज डेफिनेशन उठा के लिख दिया है। नाउ ये देखो, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा मॉड्यूल का पिक्चर उठा के लाया। नाउ
पेज नंबर 51 52 आईसीएसआई मॉड्यूल का पेज नंबर 51 पे मिलेगा, हाफ पार्ट और हाफ 52 पे मिलेगा। देखो मैंने, ठीक है। अब देखो नाउ ये जो क्वेश्चन है, अ कंपनी शैल बी सेड टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस, देखो सेम लाइन यहां पर लिखी हुई है, ये आपके मॉड्यूल से है, देखो पोएम का, अ कंपनी शैल बी सेड टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, है ना, इफ हिज पैसिव इनकम इज नॉट के बाद मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको यह बता रहा हूं कि एज इट इज मॉड्यूल से थियरी उठाई गई, बराबर, एंड लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट, मतलब आपका आंसर मोर देन 50% और लेस देन 50% होना चाहिए, बराबर। तो इधर आ जाओ, नॉट मोर देन 50% एंड लेस देन 50%, तो आपका आंसर बी होगा, बराबर। आईसीएसआई का पेज नंबर 51 आराम से पढ़ लीजिएगा आप। होप यू अंडरस्टूड। नाउ सो डायरेक्ट क्वेश्चंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस का। नाउ इनकम नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द रिलेवेंट असेसमेंट हियर are also included in the total income as income deemed to have been received. हो, इनकम डीम्ड टू बी हैव बीन रिसीव्ड मतलब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी आर नॉट रिसीविंग इन इंडिया बट इनकम टैक्स विल अज्यूम दैट यू हैव रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब मैं एक चीज बोलूं, ये सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का डेफिनेशन है। आपने स्कोप ऑफ इनकम पढ़ी होगी, स्कोप ऑफ इनकम में यू हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ, ठीक है, सेक्शन 7, 8, 9, अरे हाँ की ना। ना अभी देखो, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 7 के हिसाब से नीचे दिए गए कुछ ट्रांजैक्शन में से कौन सा डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। तो देखो 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 देखो, अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ऑल सम्स डिडक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस, टैक्स एट सोर्स, एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी और ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब जिसने स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा होगा उनके लिए, नहीं तो जब आप पढ़ोगे तब आपको समझेगा। फ्रेंड्स, एज इट इज द क्वेश्चन नाउ, ये आपका मॉड्यूल का फोटो मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, बराबर। मैं आपको बता दूं, ये आपको मॉड्यूल में आईसीएसआई पेज नंबर, ठीक है, कहाँ मिल जाएगा भाई, 51, नहीं, एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक इट आउट, 59 पे मिल जाएगा। आईसीएसआई मॉड्यूल का पेज नंबर 59 पे है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, बराबर। कौन से ट्रांजैक्शंस इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाते हैं। मैं ऐसा एक चीज बताऊं, अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, देखो कहां पर है, इसमें भी बता देता हूं, अमाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में आता है ना। ना तो चलो, मेरा ए आंसर फर्स्ट तो है, ऑल सम्स डिडक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स रेवेन्यू। मीनिंग्स मत पूछो, सिर्फ क्वेश्चंस देखो, मीनिंग आप अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके होंगे। ऑल सम्स डिडक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स एट सोर्स, ओ ये कहां पर है, तो देखो 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 देखो, फर्स्ट वाला, ऑल सम्स डिडक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस एट सोर्स, है ना। नाउ थर्ड, तो ये भी अपने आंसर में आना चाहिए, एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, वेयर इट इज, ये देखो 7th पॉइंट, एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी, बराबर। नाउ फोर्थ, तो ये भी अपना आंसर है, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर्ड बैलेंस ये रहा। नाउ 6th पॉइंट, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, है ना। नाउ तो लिसन, all 4 are the answer, तो D is my answer, agree। now मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, बराबर, 4 क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ एक और क्वेश्चन है। अब देखो, जेवियर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर जेवियर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये स्कोप ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। हैड एन इनकम कंप्यूटेड अंडर द सैलरी 1,20,000, उसकी सैलरी इनकम 1,20,000 है। एग्रीकल्चर इनकम 25,000 इन इंडोनेशिया, मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से होता तो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन इंडोनेशिया आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल है। बीइंग इन्वेस्टेड देयर, एन इनकम ऑफ बिजनेस इन बर्मा, बराबर, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज 20,000, बर्मा में उसका एक बिजनेस है जहां से उसकी इनकम 20,000 है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 है, ये जून 21 के लिए 21 हो जाएगा, दैट्स ओके। नाउ ही हैज बॉट into India rupees 45,000 in January 20 out of past untaxed profit,
पिछले साल का प्रॉफिट वो इंडिया में लेकर आया। ये इनकम नहीं है, ये ट्रांसफर्ड अमाउंट है। हिज टोटल इनकम ऑफ फॉर टैक्स पर्पस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी। अब फॉर असेसमेंट ईयर 2021 दिसंबर वालों के लिए था, जून वालों के लिए ये 21-22 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल। उन्होंने कहा है कि जेवियर जो है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और उसकी 4-5 इनकम्स है। उसकी सैलरी इनकम है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, उसका बिजनेस है बर्मा में, उसकी इनकम है, और वो कुछ पैसा अनटैक्स प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाया है। तो बताओ इंडिया में उसकी कितनी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा होगा, RNOR को सारी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगता है ना। ना तो देखो आपको सारी टैक्सेबल इनकम्स ले लेनी है। तो उसकी सैलरी कितनी है, 1,20,000 बराबर है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडोनेशिया 25,000, बर्मा का बिजनेस 20,000। लेकिन पास एंड टैक्स प्रॉफिट पे कभी भी टैक्स नहीं आता, ये इग्नोर होगा क्योंकि पास ईयर का है, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेशन टैक्स अलग से लगेगा। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, बराबर। तो 1,20,000 प्लस 25 प्लस 20, तो इट्स 1,65,000। तो कैन आई से योर आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, एकदम सिंपल पेपर था ना। चलो इसके साथ चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम में 4 क्वेश्चंस आए थे। अब आ जाओ इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरीज चैप्टर भी आपने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा, जून 21 स्टूडेंट्स वालों, ठीक है। ये खुद से सॉल्व करना इतना इजी क्वेश्चंस आया था कि पूछो मत। प्लीज कम हो गया नाउ। इनकम फ्रॉम सैलरी, चार्ल्स फ्राइड वर्किंग इन अ कोल माइंस इन धनबाद, ठीक है। तो चार्ल्स फ्राइड इज माय असेसी, ही इज वर्किंग इन अ कोल माइंस, was receiving underground allowance for working in unnatural climate in underground coal mines। भाई साहब अंडरग्राउंड में काम करें, कोल माइनिंग्स है तो अंडरग्राउंड में काम कर ही रहे होंगे। ऑफन, अच्छा, अंडरग्राउंड कोल माइंस ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 पर मंथ, बराबर। गाइस उसको अंडरग्राउंड अलावेंस मिल रहा है ₹2,000 पर मंथ। हैव यू हर्ड अबाउट अंडरग्राउंड अलावेंस? यस, सेक्शन 1014 में पढ़ा होगा, बराबर, अंडरग्राउंड अलावेंस। लेकिन पूछना क्या चाहता है, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, क्या पता, देखो, फ्रॉम द एम्प्लॉयर अमाउंट ऑफ रुपीज डैश रिसीव्ड पर मंथ शैल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014। कितना अंडरग्राउंड अलावेंस 1014 में एग्जेम्प्ट होता है? तो आंसर है 800 पर मंथ, बराबर। तो आंसर इज 800। देयर इज नो कैलकुलेशन, सीधा रूल पूछा था कि भाई एग्जाम कितना है, 800 पर मंथ, हाँ कि ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन, और क्या पूछे यार, बराबर। टैक्स का पेपर वाज वेरी इजी। हाँ फ्रेंड्स आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। परेश, अ कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग इन रोली पोली लिमिटेड, ओके, चेन्नई, बिसाइड्स सैलरी, HRA, DA एंड बोनस was also getting fixed medical allowance of ₹10,000, ठीक है। उसको सैलरी मिल रहा था, HRA मिल रहा था, DNS अलावेंस मिल रहा था, बोनस मिला था, और मेडिकल अलावेंस भी मिल रहा था 10,000, ठीक है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे पूछना क्या चाहते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, ही स्पेंट आउट ऑफ मेडिकल अलावेंस सो रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 ऑन हिज ट्रीटमेंट। 10,000 जो उसको मेडिकल अलावेंस मिला था, उसमें से 6,000 रुपए उसने अपनी बीमारी पे खर्चे किए, ओके। ₹2,000 ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। 2,000 रुपीज का खर्चा वाइफ पे हो गया मेडिकल का, एंड 1,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज मेजर सन, बराबर। 1,000 रुपए उसने अपने बच्चे पे खर्चे कर दिए मेडिकल। अभी तक भी ये नहीं समझा व्हाट दे वांट मी टू कैलकुलेट। देखो, द अमाउंट ऑफ मेडिकल अलावेंस रिसीव्ड एंड टू बी एग्जेम्प्ट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 विल बी। वो कह रहा है इतना कुछ बोला और बाद में आग पीछे क्या पूछा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ कितना मेडिकल अलावेंस एग्जेम्प्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अलावेंसेस पढ़े होंगे, मेडिकल अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ना अंडरस्टैंड, तो मेडिकल अलावेंस एक्चुअली कुछ एग्जाम नहीं होता, इन्होंने एग्जाम पूछा तो एग्जाम इज निल। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है फ्रेंड्स। आप कुछ बोलेंगे सर मेडिकल फैसिलिटी वो परक्यूजिट है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन अलावेंसेस एंड परक्यूजिट्स। मेडिकल अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल, तो इन्होंने एग्जाम पूछा ना, तो एग्जाम इज 0, ठीक है। अच्छा, ये AY 2021 है, लेकिन जून 21 स्टूडेंट्स के लिए ये AY 21-22 बन जाएगा। दैट्स ओके, आंसर विल नॉट गोइंग टू चेंज। चलो थर्ड क्वेश्चन, मतलब सैलरी पे थर्ड क्वेश्चन। नाउ लिसन, Ramavtar, an employee of GG Carriers, provide the following detail of his income.
Now provide the details of his income received from employer for the year ended 31st March 20. अब सुनो, उसको सैलरी मिल रही है 31st March 20, जून 21 वालों के लिए 21, 31st March 21 हो जाएगा, दैट्स ओके। सैलरी 1,20,000, डीए मतलब डीएनएस अलावेंस, लीव सैलरी, बोनस, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर, फ्री लंच, ठीक है, उसको लंच फैसिलिटी भी मिल रही है। He has contributed 9,000 in statutory provident fund and he also paid 1,000 towards life insurance, ठीक है। पूछना क्या चाहता है, his total income for assessment year 2021 shall be। now ये क्वेश्चन एक्चुअली सैलरी का नहीं टोटल इनकम का है, इसमें डिडक्शंस वगैरह सब कुछ है, बट मेजॉरिटी पार्ट सैलरी का, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब मेरी बात सुनो, उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। टोटल इनकम के लिए आई शुड नो विच आर द टैक्सेबल इनकम्स। तो इधर देखो, सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, इनकम है तो टैक्स है, एक्सपेंस है तो डिडक्शन है, हाँ कि ना। डियरनेस अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। लीव सैलरी अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑन द जॉब अगर मिला है तो टैक्सेबल है, बराबर। ऑन रिटायरमेंट मिला है तो एग्जम्पशंस के क्लॉज हैं, बराबर, 10(10) में। लेकिन यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि राम अवतार इज गेटिंग रिटायर्ड, मतलब ही इज ऑन द जॉब, तो ये टैक्सेबल ही होगा। बोनस ऑफ कोर्स टैक्सेबल है। रिसीव्ड लिखा नहीं है बट हम अज्यूम करेंगे रिसीव्ड है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, मेरी बात सुना, आपने अगर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 पढ़ा होगा तो अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है तो परक्यूजिट हो गया, तो पहले ये टैक्सेबल होगा फिर डिडक्शन होगा, तो ये टैक्सेबल भी होगा और डिडक्शन भी मिलेगा अंडर सेक्शन 16। फ्री लंच, बराबर, लंच फैसिलिटी अगर आपने परक्यूजिट में पढ़ी होगी तो 50 रुपीज पर डे पर मील एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहां पर पर डे पर मील नहीं बोला है, तो 3000 मैं ये मान के चलता हूं कि पूरे साल के लिए उसको लंच फैसिलिटी मिली है, तो 50 रुपीज से कम आता है। 3000 डिवाइड बाई बराबर 365 डेज करोगे तो हम इसको एग्जेम्प्ट ही मान लेंगे, फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। नाउ अब देखो, he has contributed 9,000 in statutory provident fund। इधर आओ, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है, जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना वो ये समझ ही नहीं पाते, दे आर टॉकिंग अबाउट इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स। और मैं ये अपने स्टूडेंट्स को काफी बार कहता हूं, स्टूडेंट्स पहले ये पहचानो कि इनकम है कि एक्सपेंस है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो कंट्रीब्यूशन 9,000 टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंडिचर। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, पैसा इन्वेस्ट किया, एम आई करेक्ट, पैसा इन्वेस्ट किया, अग्री ना, तो 9,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, बराबर, तो एक्सपेंडिचर को डिडक्शन मिलता है, तो यू नो इसका 80C में डिडक्शन है। नाउ अब 80C जून 21 ने इतना जल्दी नहीं पढ़ा होगा शायद तक, बट ठीक है समझ जाओगे। नाउ एंड ऑल्सो पेड 1,000 टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस। ऑल्सो पेड का मतलब ही एक्सपेंडिचर है, इन वर्डिंग्स को पकड़ो फ्रेंड्स, तो इसका भी डिडक्शन 80C में है। नाउ हिज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, आपके लिए 21-22 हो जाएगा, ओके। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो जितने भी टैक्सेबल है सबका टोटल करोगे कि नहीं करोगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए। बेसिक सैलरी 1,20,000 फुल्ली टैक्सेबल, डीएनएस अलावेंस 24,000 फुल्ली टैक्सेबल, है ना। नाउ देन लीव सैलरी 5,000 फुल्ली टैक्सेबल, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, तो आप इन सबको टोटल करने वाले हैं, सीधे कैलसी पे भी कर सकते हो पर मैं लिख रहा हूं बिकॉज देन यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स ना। नाउ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो सबसे पहले टैक्सेबल होगा तो हम इसको ऐड करेंगे 1,000, बराबर। अब आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, तो 1,20,000 प्लस 24 प्लस 5 प्लस 6,000 प्लस 1,000, आपका टोटल आना चाहिए 1,56,000, ओके। नाउ इसके बाद प्रोफेशन टैक्स, अब देखो प्रोफेशन टैक्स में पेड बाय एम्प्लॉयर है तो 1,000 रुपीज का डिडक्शन हो जाएगा, मतलब पहले टैक्सेबल किया फिर डिडक्शन लिया, अग्री करते हो। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो आप लोग का स्टैंडर्ड डिडक्शन है मैक्सिमम 50,000, बराबर है। ओल्ड रूल इज 40,000, लेकिन जून 21 के लिए 50,000 इज द डिडक्शन, एम आई करेक्ट। तो आपको नेट सैलरी कितनी आ जाएगी, तो 51 निकाल दो, तो इट्स 1,40,000, प्रोफेशन टैक्स 1,000 है ना, तो 51 निकाल, तो इट्स 1,05,000, बराबर, इट्स 1,05,000,
राइट। नाउ डिडक्शन, अब डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस, अब आपको 80C में ये दोनों डिडक्शन मिलने वाले हैं। आपने ये चीज पढ़ी है कि 80C में 1,50,000 तक का डिडक्शन है मैक्सिमम, लेकिन ये दोनों मिला के भी 1,50,000 से अंदर है, तो सारे ही ले लो। लाइफ इंश्योरेंस 1,000 रुपीज का डिडक्शन है और SPF में 9,000 का डिडक्शन है, तो आपका आंसर 95,000 आना चाहिए। तो योर आंसर इज ए। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन शुड बी डन। टोटल इनकम का सम था, मेजॉरिटी पार्ट सैलरी था, इससे मैंने सैलरी में इंक्लूड कर दिया। वैसे यू पीपल नो टैक्स इज द इंटरलिंक्ड, डिडक्शंस भी थे इसके अंदर, है ना। नाउ बहुत अच्छा सम था, कैलसी पे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये हो गया। देन अब आ जाओ, इसका मतलब सैलरी पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए, लॉजिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक टोटल इनकम का सम था बट उसमें सैलरी थी, बराबर। अब आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार। नाउ सच अ सिंपलेस्ट पेपर, अंडरस्टैंड। पुष्पल अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, ओ क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि भाई वो नॉन रेसिडेंट है। इन द प्रीवियस ईयर 1920, दिसंबर वालों के लिए 1920, अपने लिए 2021 कर लो आप। was in a receipt of rent of a house property located in Singapore of rupees 30 lakh। उसके पास एक प्रॉपर्टी है सिंगापुर में, ठीक है, जिसका रेंट 30 लाख रुपीस है। The amount of rent was transferred and credited in the bank account by Pushpal, maintained with SBI, New Delhi, by a tenant quarterly। अब मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी कहां पर है? फॉरेन कंट्री में, बराबर है, आउट ऑफ इंडिया, और बंदे का स्टेटस भी क्या है? नॉन रेसिडेंट। तो आपको पता है नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम पर टैक्सेबल नहीं होता। तो प्रॉपर्टी सोर्स आउटसाइड इंडिया है, बट उसका जो रेंट है वो उसको क्वार्टरली इंडिया में मिल रहा है। तो इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया तो इट्स एन इंडियन इनकम, तो पुष्पल को इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर रेंट भी बाहर मिल रहा होता ना तो इंडिया में टैक्स नहीं लगता, क्योंकि देन इट्स अ फॉरेन इनकम। बट अब उन्होंने लिखा है, सर कहां लिखा है? देखो ना, टेनेंट क्वार्टरली उसको रेंट डिपॉजिट करता है SBI बैंक में, जो बैंक दिल्ली में है, मतलब इज रिसीविंग रेंट एवरी क्वार्टरली इन इंडिया। तो इफ रेंट रिसीव्ड इन इंडिया इट मींस इट्स एन इंडियन इनकम, बराबर। हाउएवर द रेंट ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ 7,50,000 वाज नॉट ट्रांसफर्ड बाय द टेनेंट, ठीक है, तो रेंट रिसीवेबल है। वैसे भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट इज ऑन अक्रूवल बेसिस इन द अकाउंट ऑफ पुष्पल टिल 31 मार्च 20, बराबर, लेकिन आपके लिए 21, मतलब अपना जो ईयर एंड है वो 31 मार्च 21 है, तब तक हम लोग को रेंट पे नहीं किया, तो अब अगले साल पे करेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। बट आउटस्टैंडिंग को भी इनकम तो मानी जाती है। द रेंटल इनकम ऑफ द हाउस लोकेटेड इन सिंगापुर which will be subject to tax in India under the head income from house property for AY 21-22 shall be। वो बोलता है भाई उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी, तो बहुत सिंपल, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा गाइस? फुल 30 लाख। ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल गोइंग टू बी 30 लाख। नाउ अंडरस्टैंड। तो म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डैश, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू भी 30 लाख आ गया, बहुत सिंपल। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब आपको पता है ना, हाउस प्रॉपर्टी में फ्लैट 30% ऑफ एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एम आई करेक्ट? तो 30 लाख का 30% विल बी 9 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, एग्री? नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं है, होता तो डिडक्शन मिल जाता, एलओपी है, अनलिमिटेड मिलता, तो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ? तो इट्स 21 लाख, तो आंसर इज बी। सो सिंपल, होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो कितना सिंपल क्वेश्चंस था यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन द हाउस प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल, जल्दी। फाइंड आउट with the help of given details information the gross annual value of the house owned by Ramnath covered by Rent Control Act remained letting out during the year 1st April 19 to 1st April 20। 1920 दिसंबर 19 वालों के लिए, हमारे लिए ये 1st April 20 to 1st April 21 हो जाएगा, 2021। ओके, आपके सामने चेंज कर रहा हूं बिकॉज ओरिजिनल क्वेश्चन वही है। नाउ म्युनिसिपल वैल्यू 7 लाख, एक्चुअल रेंट 6,48,000, फेयर रेंट 6,60,000, स्टैंडर्ड रेंट 7,20,000। एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जीएवी फाइंड करने को बोला है यार। तो जीएवी के लिए फॉर्मेट बेस्ड कंसेप्ट है, ओरली भी सॉल्व कर सकते थे बट मैं लिख के सॉल्व करता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू 7 लाख है ना, ये वाला, एक्चुअल रेंट 6,40,000, तो चलो इधर भर देते हैं।
just pick up the figures, put it in the respective columns. Fair rent 6,60,000, fair rent भी आ गया. Standard rent 7,20,000. अब this information is given in the question. ठीक है, तो बाकी का हम fill up कर लेंगे. Whichever is higher, बराबर. म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट whichever is higher आता है कि नहीं, तो 7 लाख. हायर एंड स्टैंडर्ड रेंट whichever is lower, तो 7 लाख. स्टैंडर्ड रेंट इज 7,20,000. ओके नाउ, और उसके बाद एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेंट whichever is higher. वैकेंसी का कोई सम नहीं है तो आप डायरेक्टली whichever is higher ले सकते हो. 7 लाख, बराबर. तो आपका आंसर 7 लाख होगा. योर जीएवी इज 7 लाख. दे हैव आस्क्ड ओनली जीएवी, तो हमको एनएवी वगैरह कुछ फाइंड करना नहीं है. वैसे भी उतनी इंफॉर्मेशन दी थी, है ना, सिंपल. अब देखो, थर्ड क्वेश्चन इज हाउस प्रॉपर्टी. नाउ सोनू हैड let out a house located at Jaipur to Monu since 1st April 2018. ठीक है, मैं आपके लिए इसको 19 कर देता हूं, जून 21 वालों के लिए. ऑन अ रेंट 3,000 पर मंथ. तो कहने से ये मेरा एक्चुअल रेंट है. सोनू इज द ओनर. उसने मोनू को जयपुर में एक घर लेट आउट किया था 1 अप्रैल 19 से 3,000 रुपए महीने पे. तो 3,000 इज माई एक्चुअल रेंट. मोनू पेड द रेंट रेगुलरली अप टू 30th नवंबर 19. भाई साहब ने अप्रैल 19 से नवंबर 19 तक एकदम रेगुलरली हर महीने रेंट पे किया. चलो अच्छी बात है. एंड वेकेटेड द हाउस ऑन 31st मार्च 2019. अपने लिए 20 हो जाएगा. और 31st मार्च 2020 को उसने घर खाली कर दिया. अब सुनो, हाँ. When it was sold by Sonu to Ramu. और सोनू ने उस घर को बेच दिया. It's okay. Sonu, after the great persuasion, could recover an amount of rupees 9,000 from Monu. बराबर. अब ये चीज समझ नहीं आई. डेट्स में ना एग्जाम में आप लोग को जल्दी से समझ नहीं रहा है. सर पर्सुएशन, हाँ, सोनू ने रामू को बहुत मनाया तब जाके उसने 9,000 रुपए दिए. मतलब एक चीज बताऊं, ये मनाया पर्सुएशन, इससे मुझे ना एक चीज क्लिक हो रही है कि अनरियलाइज रेंट लग रहा है. बराबर. इन जुलाई 2020, बराबर, द इनकम चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 21-22 शैल बी. अब देखो, मुझे भी ये चीज समझ नहीं आई, लेकिन हम इसको पकड़ लेते हैं जरा इस तरीके से. 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, ये पिछले साल की बात हो रही है. अपने लिए करंट ईयर 2021 है ना, जून वालों. अब वो क्या कह रहा है कि मोनू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पूरे 12 महीने रहा. और उसने नवंबर तक प्रॉपर सैलरी दिया, हर महीने सैलरी दिया. ठीक है, तो कहने से 4 महीने का 3,000 इंटू 4, 12,000 का सैलरी उसने पे नहीं किया. और 31 मार्च 2020 को उसने घर छोड़ दिया. तो ये 12,000 1920 के लिए अनरियलाइज रेंट हो गया. बराबर. बट हमारा ईयर तो 2021 है. अब वो कह रहे हैं कि जुलाई 20 में, मतलब करंट ईयर में, बहुत मनाने के बाद उसने इसमें से 9,000 रुपए दिए. तो नाउ दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड. हाँ कि ना, अब समझ में आया. ठीक है. अच्छा, तो सर बाकी का 3,000 अभी तक पे नहीं किया है, तो बैड डेट्स ही रहने दो. तो वो कह रहे हैं कि बताओ कितना टैक्सेबल होगा. तो इट्स वेरी सिंपल. अनरियलाइज रेंट इज 9,000. एम आई करेक्ट? नाउ, अब अगर आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे हाउस प्रॉपर्टी के, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. अग्री? नाउ, तो 9,000 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कर लो, तो 2,700. अरे हाँ कि ना, तो आपको 6,300 आंसर आ जाएगा. कितना सिंपल था. एम आई करेक्ट? नाउ सम नंबर 3 आपको समझ में आया. अब क्वेश्चन नंबर 4 हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब हाउस प्रॉपर्टी पे 4 क्वेश्चन पूछे गए. सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड. अब सुनो, एग्जाम में आपको केस लॉस भी पूछे गए. ये सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स आपके लिए. और मालूम है, केस लॉस सारे के सारे आपके मॉड्यूल से थे, और आपके मॉड्यूल्स में हर चैप्टर के बाद केस लॉस लिखे हैं. नाउ दिस टाइम इंस्टीट्यूट हैव मेड टैक्स मॉड्यूल वेरी फैबुलस.
ठीक है। नाउ इसका मतलब इस बार जो 3-4 केस स्टडीज आई हैं, आगे के चैप्टर्स में भी आई हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि आपको हर चैप्टर का मॉड्यूल में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके पढ़ना होगा और सारे केस लॉज को एक बार तो पढ़ के जाना ही होगा, बराबर। भले केस के नाम याद नहीं रहे लेकिन उनके डिसीजंस के नाम बराबर याद रहने चाहिए। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझ ही कैसे आता है कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है, ये तो मैंने बाइफरकेशन किया है, स्टूडेंट्स को कैसे समझेगा। तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाउ हैज हेल्ड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ कंपनी। अब मेरी बात सुनो, लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी से मुझे समझ में आया कि रेंट इनकम की बात कर रहे हैं। whose main object as per the memorandum of association is to acquire and let out the property with taxable as। अब ये क्या कहते हैं कि एक केस में एक कंपनी ने का मेन इनकम प्रॉपर्टी को अक्वायर करना और उसको रेंट पे देना ही है, ठीक है। और उनकी कंपनी ने मेमोरेंडम एसोसिएशन में ये लिख के रखा है कि रेंट कमाना हमारा मेन इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो बताओ, इवन दो दे आर अर्निंग रेंट, ये रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। अब ये केस है नाउ, तो सुनो एज इट इज, ये पूरा का पूरा केस देखो, चेन्नई प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2015। ये देखो, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। सर ये केस आप कहां से लाए? मैं कहीं से नहीं लाया, आपके मॉड्यूल में ही है, मैंने तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पेपर पे डाल दिया। सर ये कौन से पेज पे दिखेगा? आईसीएसआई पेज नंबर 180 पे दिखना चाहिए, ओके। नाउ हाउस प्रॉपर्टी का एंड पे देख लेना आप लोग, अगर इफ आई एम रॉन्ग विद द पेज नंबर्स, ओके। नाउ तो सर ये आंसर क्या आएगा गाइस? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अगर आप लोग रेंट इनकम को मेन सोर्स ऑफ इनकम मानते हो, इट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नाउ हाउस प्रॉपर्टी में 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल ऑफ यू ये देखो, letting out of such income under the head business and profession। होप मैंने आपको आज 4 चैप्टर का डिस्कशन किया है। आई वांट टू कीप वीडियो शॉर्ट, बराबर है, और 4 चैप्टर का वीडियोस मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। होप दिस वीडियो विल गोइंग टू बी वेरी एडवांटेजियस फॉर यू एंड केस लॉस पढ़ना शुरू कर दो मॉड्यूल से। मैंने इस पेपर से, मेरे इस लेक्चर का मेन पर्पस ये था कि आई वांट टू शो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस मॉड्यूल से हैं यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, बाय बाय।